हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पिछले 5 कंटेंट्स में पढ़ते आ रहे हैं एक ही अध्याय जलवायु, और उसमें भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जलवायु को। भारतीय जलवायु के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा अक्षांश, ऊंचाई और वायुदाब और पवन तंत्र, जो कि इसके प्रमुख कारक हैं भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले। मानसून को पढ़ते समय हम लोगों ने देखा कि सूर्य की स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। देखा था ना हम लोगों ने कि सूर्य जैसे जैसे ऊपर आता है, जैसे जैसे नीचे जाता है, तो सूर्य की जो आभासी गति होती है उत्तरायण और दक्षिणायन की, उससे मानसून भी प्रभावित होता है, भारत की जलवायु भी प्रभावित होती है। और ये तो हमने देखा था क्या कि जब सूर्य की आभासी गति उत्तरायण या दक्षिणायन होती है, तब भारत की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम बात करेंगे इस मानसून के एक विशिष्ट प्रतिरूप की। वह विशिष्ट प्रतिरूप क्या है? वह विशिष्ट प्रतिरूप है ऋतुएं। मतलब यह है कि अभी तक हम सूर्य की आभासी गति को देख रहे थे। ऋतुएं जो है सूरज के आसपास पृथ्वी द्वारा लगाई जाने वाली परिक्रमा और अपने अक्ष पर किए गए घूर्णन के कारण परिवर्तित तो होती रहती हैं। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव की, जो थोड़ी सी टेढ़ी होकर, वो जो झुकी हुई होकर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करते हुए जो चक्कर लगाती है, इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो चलिए आज हम इस अध्याय में देखने जा रहे हैं ऋतुओं के बारे में, और विशेषकर 2 ऋतुएं इस अध्याय में पढ़ेंगे, फिर 2 ऋतुएं इसके बाद वाले अध्याय में पढ़ेंगे, और अंत में कंक्लूडिंग चैप्टर होगा, और फिर हम देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर। बहुत लंबा चैप्टर हो गया है वैसे तो, हालांकि चैप्टर लंबा नहीं होता। यदि सीधा सपाट हम पढ़ाते जाते तो ये चैप्टर बहुत लंबा नहीं था, लेकिन चूंकि इसकी एक एक चीज़ आपकी समझ में आना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए यह समझाने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से एक लंबा कंटेंट हो गया है। लेकिन यदि आप एक बार इन वीडियोज़ को देख लिए और अपने आप में आत्मसात कर लिए, तो आपको फिर दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जलवायु को तो आप घोंट कर पी गए समझ लो फिर। तो चलिए आज हम भारतीय जलवायु के इस अगले चैप्टर में पढ़ेंगे ऋतुओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देख रहे हैं कक्षा 9 का जो चैप्टर है यह है जलवायु। जलवायु हम पढ़ रहे हैं, और जलवायु के अंतर्गत हमारा ये 7वां भाग है, और इसमें हम पढ़ेंगे आज ऋतुएं। ऋतुओं के अंतर्गत भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु को। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले ऋतुएं क्या है, इसका एक आरंभिक परिचय हम समझ लें कि मानसूनी जलवायु की विशेषता है, और वह विशेषता क्या है? एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप। विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप क्या मतलब? मौसमी यानी भारतीय जलवायु की विशेषता विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप कैसे है, इसको अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये पाते हैं कि एक ऋतु से जब हम दूसरे ऋतु में जाते हैं तो मौसम की अवस्थाओं में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाता है, बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है इस चित्र में देखिए आप। ये देखिए, इस चित्र को देख करके आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि ये गर्मी की ऋतु का चित्र है। समझ गए ना आप? मतलब भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु है। अगर यह गर्मी ना पड़े तो मानसून इस तरफ आए ही ना। इसका मतलब गर्मी की ऋतु जो है वह भी बहुत ज़रूरी है, और यह मानसूनी जलवायु की एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। और ये चित्र आपको बता रहा है कि ये गर्मी की ऋतु है। और जैसे ही गर्मी के बाद में, गर्मी की ऋतु के बाद में, ग्रीष्म ऋतु के बाद में सबसे पहले कौन सी ऋतु आती है? वर्षा ऋतु आती है। वर्षा ऋतु में पूरी पृथ्वी खिल उठती है, हरियाली छा जाती है। तो यही यह कहना चाह रहा है कि एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत ग्रेट चेंज होता है, ग्रेट चेंज होता है, महान परिवर्तन होता है, बहुत अधिक परिवर्तन होता है। जो ज़मीन सूखी थी, जहाँ पे हम अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे लू लपट में, वहाँ पर ठंडी शीतलता आने लगी, ज़मीन हरी भरी हो गई। जहाँ पर सूखा पड़ा था वहाँ पानी भर गया। यह बहुत बड़ा परिवर्तन कहलाता है। यही विशेषता मानसूनी जलवायु की है, और इसी कारण हम कहते हैं कि मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप है। अब लेकिन यह जो मौसमी प्रतिरूप है, या यह जो मौसमी प्रतिरूप का जो परिवर्तन है, यह सारे देश में दिखाई पड़ता है ऐसा भी नहीं है। यह परिवर्तन विशेषकर देश के आंतरिक भागों में दिखाई पड़ता है। अब आप देश के आंतरिक भाग किसको मानेंगे? देश के आंतरिक भाग वे भाग जो समुद्र तट से दूर हों, यानी ये वाला हिस्सा यहाँ से, और इधर अपन ये मान लें कि इनको इधर से
इसके बाद वाला हिस्सा, यानी अगर हम इस कर्क रेखा को ही मान लें तो इस तरह से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो कर्क रेखा से ऊपर का क्षेत्र जो रहता है, ये वाला हिस्सा जो ऊपर का क्षेत्र रहेगा, ये वाला हिस्सा, ये इसको हम आंतरिक भाग कह सकते हैं। और इस आंतरिक भाग में यह परिवर्तन सबसे अधिक परिलक्षित होते हैं। कैसे अधिक परिलक्षित होते हैं कि इस जगह पर बहुत तेज गर्मी पड़ रही होती है और बारिश होने पर अचानक से यहाँ पर माहौल पूरा बदल जाता है। और जब लगातार बारिश होती रहती है तो बारिश के बाद यहाँ पर माहौल बदलता है और यहाँ पर शीत ऋतु का मौसम आ जाता है। लेकिन समुद्र तटों पर यह स्थिति नहीं होती। आंतरिक भागों में ये स्थिति होती है कि जब एक ऋतु से दूसरी ऋतु आती है तो मौसम की अवस्था का जो परिवर्तन है वह साफ साफ दिखाई देता है। गर्मी में हमको समझ में आता है गर्मी, और जैसे ही बारिश आती है हमको समझ में आ जाती है बारिश, आगे धरती हरी भरी हो जाती है। और जैसे ही ठंड आती है हम स्वेटर निकालना शुरू कर देते हैं। मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन हमको दिखाई पड़ता है। और यह सब कर्क रेखा के ऊपर वाले क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। लेकिन तटीय क्षेत्रों में तापमान में भिन्नता बहुत ज़्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि समुद्र के कारण वहाँ की जो जलवायु है वह समकारी होती है, वह बराबर होती है। हाँ, वहाँ पर वर्षा के प्रारूपों में भिन्नता होती, मतलब बारिश कम या ज़्यादा होती है। ये कैसे होती है हम देख चुके हैं कि यहाँ पर जब दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ अटैक करता है तो यहाँ पे 400 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा हो जाती है, और इधर कोरोमंडल तट पर वर्षा नहीं होती है, कम होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तटीय क्षेत्रों में तापमान में भिन्नता नहीं होती, लेकिन वर्षा के प्रारूपों में भिन्नता होती है। जबकि आंतरिक भागों में देश के सारी भिन्नताएं बहुत अलग अलग दिखाई पड़ती हैं। ठीक है ना। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे होंगे, कोई बिहार रहता होगा, कोई मध्य प्रदेश में रहता होगा, कोई उत्तर प्रदेश में रहता होगा, कोई श्रीनगर में रह रहा होगा, कोई लखनऊ रह रहा होगा, कोई बेंगलोर रह रहा होगा, तो जिस भी क्षेत्र में आप रह रहे हैं आपने कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव किया है? तो डेफिनेटली आपने भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं फील की होंगी। ये 4 प्रकार की ऋतुएं कौन कौन सी हैं? पहली विंटर मतलब शीत ऋतु, दूसरी समर मतलब ग्रीष्म ऋतु, तीसरी वर्षा ही होती है, ये मानसून के आगमन के साथ, और चौथी होती है मानसून की वापसी या परिवर्तन काल या ट्रांजिशन। इस तरह से भारत में ये 4 ऋतुएं आप लोगों ने महसूस की होंगी। ये चीज़ आपको अब क्लियर हो गई। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं शीत ऋतु को। द कोल्ड वेदर सिस्टम, मतलब इसको हम बोलते हैं विंटर। विंटर में क्या होता है, शीत ऋतु में क्या होता है, चलिए आरंभ करते हैं। ये आपको नक्शा दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है। शीत ऋतु की अगर हम बात करें तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर मध्य से आरंभ होकर फरवरी तक चलती है। ये हो गया उत्तरी भारत। ये जो हिस्सा कहलाता है ये कहलाता है एक्चुअल में उत्तरी भारत। इस उत्तरी भारत में जितना आपको ब्लिंक करते हुए दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला दिख रहा है, ये प्योर नॉर्थन एरिया है, बाकी फिर उसके जोनल कहला जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का ये ऊपरी हिस्सा तो आपको उत्तरी भाग में आएगा, लेकिन यह दक्षिण भारत का हिस्सा कहला जाएगा। ठीक है ना। तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु जो है वह नवंबर से लेकर फरवरी तक रहती है, नवंबर मध्य से। और भारत के उत्तरी भाग में सबसे ज़्यादा जो ठंडा महीना होता है वे होते हैं दिसंबर और जनवरी। कौन से महीने होते हैं? दिसंबर और जनवरी। नवंबर से फरवरी तक चलता है ये। मध्य नवंबर यानी 15 नवंबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, लगभग 3.5 महीने की ये ठंड का मौसम होता है। और फरवरी के बाद मार्च आते आते गर्मी का एहसास हमको होने लगता है। और इसमें भी उत्तरी भाग में हमारे मध्य प्रदेश में देख लें, बिहार में देख लें, हम यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश में देख लें, मध्य प्रदेश में देख लें, हरियाणा, पंजाब, यहाँ कहीं पर भी अगर आप देख लें तो दिसंबर और जनवरी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम रहता है। और यह तापमान जो है दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं घटता जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई। शीत ऋतु में क्या होता है, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है, दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में टेम्परेचर सम रहता है, यहाँ पर ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में ठंड का प्रभाव बहुत अधिक होता है। अब अगर आप देखें पूर्वी तट की अगर मैं बात करूं तो पूर्वी तट कहां पर है? ये वाला हिस्सा हम कहते हैं, इसको बोलते हैं हम पूर्वी तट। तो चेन्नई कहां पर स्थित है?
पूर्वी तट पर स्थित है। ये देखिए चेन्नई यहाँ पर स्थित है। पूर्वी तट पर जो चेन्नई स्थित है, इसका जो एवरेज टेम्परेचर होता है, जो औसत तापमान होता है, वह होता है 24 डिग्री से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। कितना होता है? 24 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। यह जो है एक एवरेज टेम्परेचर होता है, औसत तापमान होता है। इससे ज़्यादा या कम यहाँ पे स्थिति नहीं बन पाती है। जबकि इसी समय उत्तरी मैदान में, यानी इस क्षेत्र में अगर आप जाकर देखें तो यह तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? 10 डिग्री। मतलब सोचिए कि जो तटीय क्षेत्र हैं उसकी अपेक्षा लगभग 10 डिग्री का अंतर नॉर्दर्न प्लेन में, उत्तरी मैदान में आपको देखने को मिलेगा। इस स्थिति में क्या होता है कि दिन जो है वे गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, शीत ऋतु का जब समय आता है तब दिन में हल्की हल्की गर्मी पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि सूरज निकला हुआ होता है और रात को ठंड पड़ने लगती है। तुषारपात आप जानते होंगे, फसलों में हमारे जनरली हम खेत किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, तो उत्तर में तुषारपात एक सामान्य घटना है। तुषारपात होते रहता है और तुषारपात के साथ साथ हिमालय की ऊपरी ढालों पर हिमपात यानी स्नोफॉल होता रहता है। शीत ऋतु के समय में हिमालय की ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है, उत्तर भारत में तुषारपात होता है, जिससे खेती भी प्रभावित होती है। शीत ऋतु में क्या होता है कि देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये आपको दिख रहा है देश। यहाँ पर हम देखते हैं ये विषुवत रेखा है और आपको हम बता चुके हैं कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो है उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से आता है। तो भारत का ये आधा भाग, ये ऊपर का उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तो ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से ये हवाएं आती हैं। इस तरह से ये हवाएं आती हैं। ये जो हवाएं हैं इस तरह से ये उत्तर से पूर्व की ओर बहती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। और हमने आपको पहले ही बताया था ये चीज़ कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें, क्योंकि ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, और जब ये हवाएं स्थल से समुद्र की ओर प्रवाहित होंगी तो डेफिनेटली इनमें नमी नहीं होगी। जिस तरह से जो हवाएं यहाँ से इधर से जब भारत की तरफ आती, दक्षिण पश्चिम मानसून की, जब ये हवाएं जाती हैं तो क्या होता है? समुद्र की नमी को लेकर जाती हैं। तो यहाँ पर समुद्र है तो समुद्र की नमी लेकर वो जा रही हैं। कौन सी? दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। लेकिन यहाँ से जो है हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें यहाँ से आ रही हैं, और यहाँ कोई समुद्र आपको दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ कोई समुद्र नहीं है। तो जब यहाँ समुद्र ही नहीं है तो नमी उठाने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस तरह से देश के अधिकतर भागों में क्या होता है? शुष्क मौसम होता है। तो इस उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन के कारण चूंकि ये नमी लेकर नहीं आती, इसलिए मौसम क्या होता है? शुष्क होता है। लेकिन उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों की जो यात्रा है, उस यात्रा के दौरान इनको थोड़ा समुद्री मार्ग मिल जाता है। इस तरह से ये देखिए, समुद्र के ऊपर से जाती हैं और ये समुद्र के ऊपर से जाती तो इस तरह निकलती हैं। तो यहाँ पर समुद्र की थोड़ी थोड़ी नमी इनको प्राप्त हो जाती है, और जब यहाँ पर समुद्र की नमी इनको मिल जाती है तब ये तमिलनाडु के तट पर बारिश कराती हैं। यहाँ पर ये तमिलनाडु के तट पर बारिश कराती है। यहाँ पर इसको हम और अच्छे से इस तरह समझते हैं। वो हमने बताया कि ये जो हवा चल रही है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन, बाकी क्षेत्रों में तो वहाँ पे समुद्र नहीं मिला, लेकिन इसको इस क्षेत्र में समुद्र मिल गया। यहाँ पर ये समुद्र से आगे बढ़ रही हैं। ये इस तरह से बंगाल की खाड़ी मिल गई इसको। अब बंगाल की खाड़ी की जो नमी है ये अपने साथ में समेट लेगी। बंगाल की खाड़ी की नमी इस उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन के साथ में मिल जाएगी, और ये नमी जो है आगे बढ़ेगी इस हवा के साथ और तमिलनाडु के तट पर ये आकर बारिश कराना शुरू कर देगी। समझ में आ गया ना? इस तरह से उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें या उत्तर पूर्वी मानसून जो है भारत के कोरोमंडल तट पर, जो दक्षिण पश्चिम मानसून से जहाँ पर बारिश नहीं हो पाई थी, तमिलनाडु का तट और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर यह बारिश करा देती है। और इसका एकमात्र कारण क्या है? क्योंकि ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं। अब आपसे परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए कि तमिलनाडु के तट पर वर्षा कैसे होती है, तो आप कहेंगे कि जब उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं तो भारत में बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होकर गुजरती हैं वो, और जब बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो बंगाल की खाड़ी की नमी को अपने साथ लेकर चलती हैं, और उनको पहला स्थल भाग मिलता है तमिलनाडु, जहाँ पर वे पूर्वी घाट की पहाड़ियों से टकराती हैं और कोरोमंडल तट, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर बारिश कराती हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। देश के उत्तरी भाग में, मतलब यहाँ पर
देश के उत्तरी भाग में एक कमज़ोर उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है, हाई प्रेशर बनता है। और जब हाई प्रेशर बनता है तो इसमें से हल्की हल्की पवनें बाहर की तरफ प्रवाहित होने लगती। इस तरह से ये उच्च दबाव का क्षेत्र होगा। आपको पता है कि उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ ये पवनें प्रवाहित होती हैं, तो हल्की हल्की बाहर की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनें गंगा घाटी में बहती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हो गया उत्तर उत्तर और ये उत्तर पश्चिम। ये उत्तर और उत्तर पश्चिम से ये पवनें क्या होता है, इस तरह से गंगा की घाटी में बहती हैं। और इस वजह से क्या होता है, सामान्यतः इस समय मौसम में आसमान साफ हो जाता है, तापमान तथा आर्द्रता कम हो जाती है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है, वायुमंडल में नमी भी कम हो जाती है, पवनें शिथिल हो जाती हैं और परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस तरह से उत्तरी भारत में बारिश के बाद में मौसम एकदम साफ हो जाता है इस कंडीशन में। ठीक है ना। आगे देखते हैं। शीत ऋतु में एक चीज़ और होती है, बहुत बढ़िया चीज़ होती है। इस चीज़ पर आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यदि आपको आज ये समझ में आ गया तो आप जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये पश्चिमी विक्षोभ वाली एक चर्चा हम पहले कर चुके हैं वायुदाब और पवन तंत्र में। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह एक विशेष लक्षण होता है। यहाँ क्या होता है कि भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया के ऊपर एक कम दबाव वाली प्रणाली उत्पन्न होती है। अब होता क्या है यहाँ पर कि ये जगह जो होती है, ये जो भूमध्य सागर है यहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं और यहाँ से गर्म हवाएं यहाँ आती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर शीतोष्ण चक्रवात उठने लगता है। यहाँ पर क्या होता है, शीतोष्ण चक्रवात तैयार हो जाता है और इस चक्रवात के कारण भूमध्य सागर की नमी ऊपर उठती है और यह पश्चिमी पवनों के साथ, पछुआ पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करके शीतकाल में मैदानों में वर्षा कराती है, पर्वतों पर हिमपात कराती है। और जो मैदानों में इस कारण वर्षा होती है, यह वर्षा उस समय रबी की फसलों के लिए लाभदायक होती है। इस तरह से यह जो नमी है, यह पछुआ पवनों के सहारे भारत के पर्वतों पर हिमपात कराती है और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश कराती है। यहाँ पर आपको स्टार लगा के इसलिए मैंने यहाँ पर बताया है कि ये जो है शीतोष्ण चक्रवात से पश्चिमी विक्षोभ के रूप में बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ से बारिश नहीं होती, पश्चिमी विक्षोभ के रूप में बारिश होती है। ये दोनों डिफरेंस को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। 9th क्लास में यदि आपने समझ लिया तो आप ये मान के चलो कि यूपीएससी पीएससी की तैयारियां करेंगे तो भी आपको ये भूलने वाली बात नहीं रहना है। ठीक है ना। अब क्या होता है कि शीतकाल में जो वर्षा होती है उसका नाम भी दिया जाता है। कहते हैं ना हम लोग कि महावट और मावठे की वर्षा, मावठ बोलते हैं, हमारी जो देहाती भाषा है उसमें मावठ बोल देते हैं, लेकिन शीतकाल में होने वाली वर्षा को लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है महावट। और यह जो महावट है इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती, यह कम होती है, लेकिन इसके बावजूद यह है शीत ऋतु में होने वाली रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब आपके सामने ये सवाल है कि रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। तो रबी की प्रमुख फसलें आप लोग लिखिएगा, गेहूँ, चना, मटर इत्यादि रबी की फसलें होती। तो इस तरह से ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। अब प्रायद्वीपीय भाग की बात करें हम, ये तो हमने उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत की बात कर ली। अब ठंड के समय में भारत का प्रायद्वीपीय भाग क्या होता है, वहाँ पर क्या असर पड़ता है। तो प्रायद्वीपीय भाग में मैंने आपको पहले ही बताया है कि तापमान समकारी होता है, जलवायु समकारी होती है समुद्र के प्रभाव के कारण, यानी यहाँ पर शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती। और शीत ऋतु की स्पष्टता नहीं होने का प्रमुख कारण है समुद्री पवनों का प्रवाह। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण यहाँ पर तापमान ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना बहुत ज़्यादा कम होता है, समकारी जलवायु यहाँ पर बनी रहती है। ठंड में ठंडी नहीं पड़ेगी, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ेगी, टेम्परेचर बराबर मेंटेन रहेगा। और उसका एकमात्र कारण है हमारे समुद्र देवता। ठीक है ना। इस तरह से आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि शीत ऋतु क्या होती है। शीत ऋतु में जब सूरज उत्तरायण से दक्षिणायन होने लगता है तो यहाँ पर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र निर्मित होने लगता है और एक हल्का उच्च दाब का क्षेत्र निर्मित होता है और उस वजह से हवाओं का रुख समुद्र की तरफ हो जाता है। आपने ये भी जाना कि उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो हम लगातार अभी चर्चा करते आ रहे थे पिछले चैप्टर्स में, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें, और ये पवनें जो है दक्षिण पश्चिम मानसून लेकर आती हैं। आज हमको पहली बार पकड़ में आई उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन,
और ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन तमिलनाडु तट पर वर्षा कराती है, जहां पर दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन कहती है हम नहीं गिरेंगे यहाँ पर, हम बारिश नहीं करेंगे यहाँ पर। वहां पर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन जो है उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा के रूप में वहां पर बारिश कराती है। कारण क्या होता है, ये पवनें जो है बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं, जो कि समुद्र है, समुद्र की नमी लेती हैं और उससे टकराकर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, आंध्र प्रदेश के तट पर बारिश करा देती हैं। उधर ऊपर हमने देखा कि पश्चिमी विक्षोभ के रूप में जो बारिश हो रही है वह शीतोष्ण चक्रवात के कारण हो रही है। भूमध्य सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र निर्मित होता है और उस वजह से वहाँ पर चक्रवाती परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं और चक्रवाती परिस्थितियों में शीतोष्ण चक्रवात निर्मित होता है, जो कि पश्चिमी हवाओं के साथ बहते हुए भारत के ऊपर आता है, हिमपात कराता है, वर्षा कराता है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में। रबी की फसल के लिए यह इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, लाभदायक होता है। इसी को हम बोलते हैं महावट यानी मावठ की बारिश। ठीक है ना। अब हम चर्चा करते हैं, चलिए, गर्मी की ऋतु की। चलिए ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम समझ लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु मतलब द हॉट वेदर सिस्टम, समर के बारे में हम बात करेंगे। तो क्या होता है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि समर मतलब सूरज कर्क रेखा पे आ गया, गर्मी पड़ने लगी और समर आ गई, गर्मी आ गई समझ लो। तो यहाँ पर वही चर्चा हम करेंगे कि सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति, सूर्य अभी कहाँ है, विषुवत रेखा पर, सूरज अपने घर पर है, सूरज चमक रहा है विषुवत रेखा पर और बहुत तेज चमक रहा है। लेकिन जब सूर्य की आभासी गति के कारण क्या होता है, भूमंडलीय ताप पट्टी खिसक कर कहाँ पहुँच जाती है, यह पहुँच जाती है कर्क रेखा पर, उत्तर की तरफ, उत्तर मतलब ऊपर की तरफ। और जब ऊपर की तरफ पहुँच जाती है तब मार्च से मई तक ग्रीष्म ऋतु आरंभ हो जाती है। उत्तरायण कब से शुरू होता है, 14 जनवरी से शुरू होता है, 21 जून तक रहता है। तो मार्च से मई तक भारत में अच्छी खतरनाक गर्मी पड़ती है और ताप पट्टी के इस स्थानांतरण का जो प्रभाव है वह अलग अलग अक्षांशों पर हम रिकॉर्ड किए गए, मार्च और मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए विशेषकर, उस तापमान को देखकर अंदाज लगा सकते हैं। वो क्या होता है, तापमान का अंदाजा आप यहाँ पर लगाइए। देखिए अब कि मार्च में दक्कन का जो पठार है वहाँ पर हाईएस्ट टेम्परेचर होता है 38 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस। दक्कन का पठार ये एरिया, यहाँ पर कितना टेम्परेचर होता है, यहाँ पर होता है 38 डिग्री सेल्सियस। और अगर अब हम बात करें मध्य प्रदेश और गुजरात की, तो यहाँ पर इसी दौरान टेम्परेचर आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ मिलेगा आपको 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का सामान्य तापमान जो होता है वह होता है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। और प्रायद्वीपीय भारत जो है वह समुद्री प्रभाव में होता है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, मतलब ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। ये हम बार बार चर्चा कर चुके हैं कि गर्मी का असर प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिण भारत पर न गर्मी का असर ज़्यादा होता न ठंड का ज़्यादा असर होता। समुद्र देवता जो है वहाँ की जलवायु को समकारी बनाए रखते हैं। देश के उत्तरी भाग की अगर हम बात करें तो देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में ज़बरदस्त वृद्धि होती है और जब तापमान में वृद्धि होगी तो वायुदाब में कमी आएगी। ये जो सर्किल दिख रहा है ये उत्तरी भाग का सर्किल है। यहाँ पर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायुदाब कम हो जाएगा और गर्मी बढ़ते 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 जब मई का पीक आता है, जिसको नौतपा वाली स्थिति हम कहते हैं, तो उस समय क्या होता है कि उत्तर पश्चिम में थार कहाँ पर है, ये आप देखिए, ये यहाँ पर, ये उत्तर पश्चिम में थार से लेकर के ये यहाँ पर पटना और छोटा नागपुर का पठार तक, ये इस तरह से यहाँ पर एक कम दबाव का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस जगह पर कम दबाव का एक लंबवत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है थार के मरुस्थल से लेकर के पटना और छोटा नागपुर के पठार के बीच। कम दबाव का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो पवनों का जो परिसंचरण है इस गर्त के चारों तरफ आरंभ हो जाता है। पवनें जो है इस कम दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए आती हैं और बहुत तेज़ी से आती हैं और यहाँ पर चूंकि इन पवनों में नमी नहीं रहती, सूखी होती है, तो एक आंधी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, धूल भरी आंधियाँ बनने लगती हैं। अब हम बात करते हैं लू की। लू जो है आप लोगों ने सामान्य रूप से बहुत प्रेम से सुना नाम होगा। जब हम धूप में से आते हैं और अचानक हमारी हालत ख़राब हो जाती है तो हमारे घर के हमारे पेरेंट्स बोलते हैं लू लग गई होगी, इसकी लू उतार दो, झकर उतार दो, झकर भी बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो यह गर्मी के जो ऋतु है उसका एक
प्रभावी लक्षण हैं। ये जो लू होती है ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं। नमी का तो सवाल ही नहीं उठता। ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है और सूखी हवाएं होती हैं जो दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें इनको भरने के लिए आती हैं, लेकिन चूंकि सूखी रहती हैं तो एक बवंडर की तरह स्थिति निर्मित हो जाती है जो देर शाम तक चलती रहती हैं। इन हवाओं के अगर हम सीधे प्रभाव में आ गए गर्मी के कारण तो ये हमारे प्राणों के लिए अत्यंत घातक भी साबित हो जाती हैं। उत्तर भारत में मई के महीने में क्या होता है, सामान्य तौर पर धूल भरी आंधियाँ आती हैं। जैसा कि चित्र में दिख रहा है ना आपको, इस तरह की धूल भरी आंधियाँ आती हैं और इस वजह से गर्मी के दिनों में सूरज इन आंधियों के पीछे छुप जाता है तो तापमान कम हो जाता है। और जब तापमान कम हो जाता है तब कई बार ये हो जाता है कि कहीं से भूली भटकी अगर कोई नमी को लेकर आती हुई पवन अगर इस मार्ग में पड़ जाए, खासकर भूमध्य सागर से आने वाली जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो पवनें आ रही हैं, उस वजह से यहाँ पे फिर बारिश कराती है, हल्की हल्की बारिश होती है, मौसम बड़ा खुशनुमा हो जाता है, आनंद आ जाता है, गर्मी में भी ठंडक का एहसास हो जाता है। फिर इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है और कई बार हिमवृष्टि भी होती है, ओले वगैरह गिरने लगते हैं। अच्छा, भर बैसाख में अप्रैल के महीने में ये बारिश होती है। चूँकि बैसाख आप लोग जानते होंगे हिंदी के जो महीने होते हैं, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कातक, अगहन, पूष, माह, फागुन, ये 12 महीने, जनवरी फरवरी की तरह ये भी 12 होते हैं। तो इसमें जो दूसरा महीना होता है हिंदी कैलेंडर का वह होता है बैसाख। अब बैसाख में जब ये हवाएं चलती हैं इस तरह से गरज वाली मूसलाधार बारिश के साथ में, तो इसको हम पश्चिम बंगाल में कहते हैं काल बैसाखी। पूछा जा सकता है काल बैसाखी कहाँ बोला जाता है, पश्चिम बंगाल में। किनको बोला जाता है? बहुत तेज़ हवाएं जो गर्मी के दिनों में बैसाख के महीने में खासकर आती हैं, गरज बरस के साथ में मूसलाधार बारिश कराती हैं, कई बार ओले भी गिरा देती हैं, हिम वर्षा कर देती हैं, इनको पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। गर्मी के ऋतु के अंत में अब गर्मी जैसे जैसे चली जाती है, आपने देखा होगा जब गर्मी रवाना होने लगती तो पके हुए आम हमारे घर आने लगते हैं, अचार के आम आते हैं और कुछ पके आम आने लगते हैं। तो जब गर्मी का अंत होता है तो कर्नाटक और केरल में क्या होता है, प्री मानसून बारिश शुरू हो जाती है, फुहारों वाली बारिश शुरू हो जाती है। प्री मानसून बारिश की चर्चा हमने मानसून के आगमन के दौरान कर चुके हैं। गर्मी समाप्त हो रही है, कम दबाव का क्षेत्र निर्मित हुआ है, इस कम दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए मानसूनी हवाएं आ रही हैं। उन मानसूनी हवाओं ने अपनी छोटी छोटी मानसूनी जो फुहारें हैं उनको भेज के सूचना दे दी कि हम आ रहे हैं। तो यही कहलाती है पूर्व मानसूनी वर्षा यानी प्री मानसून। अब ये प्री मानसून के कारण जो बारिश होती है उसमें सबसे पहले तो हमको जामुन तो मिलती हैं, लेकिन आम जल्दी पक जाते हैं और आमों के पकने के कारण इस वर्षा को बोलते हैं आम्र वर्षा। समझ में आया ना? आम्र वर्षा किसे कहते हैं? वह वर्षा, मानसून की वह पहली वर्षा जिसकी वजह से पेड़ों पर लगे हुए आम पक जाएं, उनको बोलते हैं आम्र वर्षा। इस प्रकार हम लोगों ने इस अध्याय में ये समझने की कोशिश की कि एक्चुअल में ग्रीष्म काल में क्या होता है और शीत ऋतु में कौन सी घटनाएं घटती हैं। हमने कारण नहीं जाना है, कारणों के बारे में हम आगे जब अध्यायों में पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में तो हम उनको समझेंगे। आज हमने देखा भारत की मानसूनी जलवायु के विशिष्ट लक्षण होते हैं ऋतुएं। जब एक ऋतु से दूसरे ऋतु में परिवर्तन होता है तो हमको अपनी आँखों से स्पष्ट दिखाई देता है कि हाँ, ये लक्षण बदल चुके हैं। और हमने आज शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु का बहुत विस्तृत अध्ययन कक्षा में दिए गए पाठ्यक्रम के अनुसार कर लिया है। तो इस तरह से आज का यह कंटेंट यहीं पर समाप्त होता है। अब इसके बाद जलवायु अध्याय के 2 कंटेंट और रह जाते हैं। तीसरे कंटेंट में हम इसके प्रश्नोत्तर हल करेंगे। प्रश्नोत्तर हल करना मतलब इस अध्याय का कॉन्सेप्ट बेसिस क्लास रहेगी वो हमारी। प्रश्नोत्तर को हल करते हुए जो चीज़ें छूट गई हैं उन चीज़ों को भी समाविष्ट करेंगे। मतलब क्वेश्चन आयर वाली क्लासेस को आप बहुत अच्छे से अटेंड कीजिएगा, उस वीडियो को बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। आज के इस ऋतुओं वाले चैप्टर में इतना ही, और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा ताकि मैं अगले कंटेंट जो 2 रह गए हैं, बरसात का आगमन और बरसात का प्रस्थान, हालांकि इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन वर्षा ऋतु के अंतर्गत हमको ये पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए मैं चलता हूँ उस कंटेंट को बनाने के लिए। आप इस कंटेंट को देखिए, पसंद आने पर लाइक कीजिए, पसंद ना आने पर कमेंट कर दीजिए कि मनीष सर बहुत बेकार बना है, फिर से बनाओ, थोड़ा अच्छे से अपडेट करके बनाओ। हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अच्छा लगे तो अच्छा ज़रूर लिखिएगा, शेयर ज़रूर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको सब्सक्राइब की लाल बटन दबाना है, बाजू में बेल आइकॉन को क्लिक करना है। ये सब क्यों करना है पता है?
ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो ठीक है, अब आपसे मैं इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।